नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। दोस्तों, इस समय आप देखोगे तो सेकेंडरी मार्केट में आईपीओ की एक बाहर से आई हुई है। लगातार आपको आईपीओ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है कि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो गया। रिटेल इन्वेस्टर लगातार इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर भर भर के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और बहुत सारे आईपीओ जो आने की कतार में यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी पेरेंट कंपनी है जो अपनी सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे लिस्ट कराना चाहती हैं। तो ऐसे में हमारे पास में मौका होता है हम उसमें अप्लाई कर सकें दो बार, एक रिटेल कैटेगरी में और एक शेयर होल्डर कैटेगरी में। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो हम ऑलरेडी जो कैटेगरी डिसाइड होती है वो तीन होती है, क्यूआईबी, एनआईओ और रिटेल इन्वेस्टर। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें अप्लाई करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो हमें क्या है, अलॉटमेंट का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं ऑलरेडी वो अपनी सब्सिडरी कंपनियों को पब्लिक होने की योजना बना रही हैं। ठीक है, और ऐसे में अगर वो इनको पब्लिक करती हैं तो एक शेयर होल्डर कैटेगरी जो है वो अलग से उनके लिए फिक्स कर दी जाती है, जिससे कि आपको अलॉटमेंट होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, अभी जैसे आप देखोगे अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था और उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में 18 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, जबकि रिटेल इन्वेस्टर 7.5, यानी कि इससे ज़्यादा था। क्योंकि इसकी ऑलरेडी इतनी हाइप बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा हर जगह यही छाया हुआ था, कहीं पे भी आप सोशल मीडिया पे देखें। और इसकी एक वजह ये भी रही थी क्योंकि इसमें दो पेरेंट कंपनियों के शेयर होल्डर कैटेगरी थी, एक बजाज फाइनेंस, एक बजाज फिनसर्व। इसलिए कहीं ना कहीं शेयर होल्डर कैटेगरी इसमें ज़्यादा सब्सक्राइब हुई थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन जिनको मिला उनका पैसा डबल हो गया। और वहीं ऐसे बहुत सारे आईपीओ हैं जो ऑलरेडी शेयर होल्डर रिजर्वेशन के साथ में आए और बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन वो दे के गए। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे ऊपर यहाँ पे आता है बीएलएस ई सर्विसेज का नाम, जिसने लिस्टिंग दिन पे ही 171% का रिटर्न दिया था। ये बीएलएस इंटरनेशनल की सब्सिडरी कंपनी थी। इसके अलावा टाटा टेक का नाम आता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी। और कुल मिला के अगर आप देखते हो तो लगभग 100% का एवरेज यहाँ पे निकल के सामने आता है कि यानी कि लिस्टिंग डे के दिन ही अच्छा खासा यहाँ पे फायदा हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर हम अप्लाई करते हो और हमें अलॉट होने के चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी पेरेंट कंपनियां हैं जिनके आने वाले समय में आपको आईपीओ देखने को मिल सकते हैं, उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं, जिससे हम अपनी आगे आने वाली प्लानिंग हम कर सकें। ठीक है, तो योजना में आप शामिल कर सके। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वो आपको नाम आता है बेलिस्टर माइक्रो फाइनेंस का। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये मुथूट फाइनेंस की माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी है और इसके आईपीओ के लिए ऑलरेडी यहां से सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 300 करोड़ का ओएफएस शामिल होगा। तो आपको ये भी जल्दी देखने को मिल सकता है, जिसकी पेरेंट कंपनी कौन होगी, मुथूट फाइनेंस। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसको ऑलरेडी सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, यह है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जिसकी पेरेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी मन्नमपुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो ऐसे में देखो दो फायदे होते हैं, इसकी जो पेरेंट कंपनियां होती हैं उनके शेयर में भी कहीं ना कहीं हमें लगातार तेजी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको पेरेंट कंपनी खरीदने में आपको दो तरीके से फायदा हो सकता है। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ आपको उस जो पेरेंट कंपनी का शेयर ले रखी है उसमें भी हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका आप डबल फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की। जो एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसने 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए ऑलरेडी सेबी के पास में आवेदन कर दिया है। तो इसके लिए पेरेंट कंपनी कौन हो गई, एनटीपीसी लिमिटेड, जिसमें शेयर होल्डरों के लिए 10% हिस्सा ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो आपको पेरेंट कंपनी एनटीपीसी का यहाँ पे आप नजर रख सकते हैं। अब एक और कंपनी है जो हीरो फिनकॉर्प, जो कि आप देखोगे तो ये हीरो मोटोकॉर्प की फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है। इसने ऑलरेडी सेबी के पास में आईपीओ के लिए पेपर ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और ये लगभग 3688 करोड़ रुपए इस आईपीओ से जुटाने वाली है। भाई हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक और अगर मैं बात करूँ तो एथर एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है और ये 3100 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का प्लान बना रही है, ये भी हीरो मोटोकॉर्प द्वारा समर्थित है। ठीक है, इसमें शेयर होल्डर कोटा होगा नहीं होगा ये आरएचपी फाइल करने के बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से आप कह सकते हो हीरो मोटोकॉर्प समर्थित दो कंपनियां हीरो फिनकॉर्प और एथर एनर्जी जो आईपीओ लाने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की समर्थित कंपनी एचडीएफसी क्रेडेनिया। ये एजुकेशनल लोन प्रोवाइडर कंपनी एचडीएफसी क्रेडेनिया 2025 में नेक्स्ट ईयर आईपीओ लाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसमें एडवाइजर के रूप में ऑलरेडी 5 इन्वेस्टमेंट बैंकों को ऑलरेडी इसने चुन लिया है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसका आईपीओ देखने को मिल सकता है। वहीं बहुत जल्द इससे भी पहले हमको मिल सकता है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। ये भी एचडीएफसी बैंक की नॉन बैंकिंग सब्सिडरी कंपनी है और इसने आईपीओ के लिए 2500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेंगे। ओएफएस भी शामिल होगा, ये जब ये डीआरएचपी फाइल होगा उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एचडीएफसी पेरेंट कंपनी और दो इसके आर्म हो जाएंगी, एचडीएफसी फाइनेंशियल और एचडीएफसी क्रेडेनिया। अब इसके बाद बात करते हैं एसजीवीएन
ग्रीन एनर्जी। ये एक लिस्टेड कंपनी है एसजेवीएन, तो इसकी रिन्यूअल आर्म है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी। तो ये भी अपना आईपीओ लाने के लिए तैयारी कर रही है और बहुत जल्द हो सकता है कि सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दे, जिससे मंजूरी मिल जाए और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इसका आईपीओ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी। अब बात करते हैं केनरा रोबेको एएमसी। इस केनरा बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं श्री सत्यनारायण राजू, उन्होंने बताया है कि केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में लास्ट क्वार्टर में हमें लॉन्च होने की उम्मीद है। ऑलरेडी सभी मंजूरियां पूरी कर ली है, बस मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और हो सकता है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको ये आईपीओ देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे केनरा बैंक पेरेंट कंपनी और यहाँ पे केनरा रोबेको इसकी सब्सिडरी कंपनी के रूप में लिस्ट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का आईपीओ। ये कोल इंडिया द्वारा अपनी जो माइनिंग कंसल्टेंसी आर्म है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, उसको भी लिस्ट करने की संभावना बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी कोल को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के साथ ही साथ कोयला मंत्रालय से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं CMPDI की, तो ये कंसल्टेंसी फर्म के रूप में काम करती है। एक और कंपनी है भारत कोकी कोल को लिस्ट कर सकती है। ये फर्म कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करती है, जो कि स्टील इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाने वाला प्रमुख इंग्रेडिएंट होता है। तो आप कह सकते हो कोल इंडिया एज ए पेरेंट कंपनी अपनी 2 सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे लिस्ट जल्द करा सकती है। ठीक है भाई, बात करूँ अगर मैं ONGC की, तो ONGC अपनी ग्रीन आर्म ONGC ग्रीन एनर्जी को आने वाले वर्ष में यहाँ पे लिस्ट कराने की योजना बना रही है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने भी अपनी योजनाओं के बारे में बताया था कि जो इसकी आर्म है टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इसको भी ये लिस्ट कराने की अलग से योजना बना रही है। अब अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी सब्सिडरी कंपनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इसको ऑलरेडी दिसंबर 2023 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद कुछ हो सकता है कुछ कारणों से ये अपना आईपीओ नहीं लेके आए, लेकिन अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन्फॉर्म किया है कि बहुत जल्द वो इसका आईपीओ भी लाने की योजना बना रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने 2 सब्सिडरी कंपनी है जिनको लिस्ट कराने की योजना बना रही है। एक तो है रिलायंस रिटेल, इसके अलावा है रिलायंस जियो। तो इन दोनों को अलग एंटिटी के रूप में लिस्ट कराने का रिलायंस योजना बना रही है, लेकिन अब वो इनका आईपीओ लाएगी या फिर जैसे कि रिलायंस ने इससे पहले आप देखा होगा जियो फाइनेंस लिमिटेड को लिस्ट कराया था, तो जो ऑलरेडी रिलायंस के शेयर होल्डर थे सिर्फ उनको शेयर उसी अनुपात में मिले थे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो तो आईपीओ में भी, और अगर उसी अनुपात में शेयर मिलते हैं उसमें भी, तो आपको दोनों तरह से यहाँ से फायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले वर्ष में रिलायंस का ये भी हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप ये जो कंपनी आ रही हैं, आप इन तरीके की कंपनियों पे आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।